अब तो बेसिकली मैंने ये डिसाइड किया है कि एल्डिहाइड्स हम बाद में करेंगे। पहले जो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली जो रह गया था आपका, ठीक है, वो वहाँ पे पेपर था तो जल्दी जल्दी किए थे हम लोग। ठीक है, तो उसको सही से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फर्स्ट टर्म का टेंशन खत्म हो जाए। ओके, ओके। चलिए। तो स्टार्टिंग वाला तो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, बायोमोलिक्यूल्स। सेक्शन भी नहीं आए वो, तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं। चलिए, बायोमोलिक्यूल्स की जब बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टर्म जो आया था अपने पास वो क्या आया था? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आया था? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ओल्ड एज में इसको डिफाइन कैसे किया गया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बेसिकली कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो और जो हाइड्रेटेड हो, बेसिकली उससे क्या कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड carbohydrates. Are called carbohydrates. I already told you that it has a general formula CxH2O का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में जो भी फिट हो जाए वो कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे आ गए कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें फिट नहीं हो रहे थे, वो जो इसमें फिट नहीं हो रहे थे वो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे आ गए जो इसमें फिट हो रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे हम लोग ग्लूकोज की C6H12O6। ठीक है, और इसमें ये इजिली फिट हो जाता है। C6 ले लेंगे और H2O का होल 6 कर देंगे, तो बेसिकली ये क्या दे देगा? वापस से ग्लूकोज दे देगा। और ग्लूकोज जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन, एज एन एक्सेप्शन लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपसे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इसमें फिट हो जाते हैं इस जनरल फार्मूला में, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। एज फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लेंगे, इथेनोइक एसिड CH3C OOH। इसको अगर और अच्छे से लिखे हम कंडेंस्ड फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? C2H4O2। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, C2H2O का होल 2। बट इट इज नॉट बट इज नॉट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया था कि इसमें फिट होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जब पता चला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इसको फॉलो करते हुए भी ये वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, एज फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, जैसे रैमनोज की बात कर लेते हैं हम लोग। रैमनोज, रैमनोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपका C6H12O5, और ये फॉर्मूले में फिट नहीं होता जनरल फॉर्मूले में। ठीक है, इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में फिट ना होते हुए भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके लिए कैसे पता चले हमें कौन कार्बोहाइड्रेट है कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो उसका एक सिंपल है, ठीक है, डेफिनेशन टाइप, या फिर ऐसे ध्यान में रखिएगा आप कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो जिस भी कार्बन कंपाउंड में आपके पास या तो कीटोन के साथ हाइड्रोक्सी हो या फिर एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सी हो, उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उससे क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, तो इस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, साथ साथ में आप भी लिखते रहिएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन आसान के चक्कर में स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। ठीक है, और थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले दिखेंगे, उससे डरने की बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। जहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं बता दूंगा कैसे करना। द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी, एट लास्ट ये डेफिनेशन आ जाएगा, डिफाइंड एज ऑप्टिकली
एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, जो हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ लगेगा तो उसको हाइड्रोक्सी लेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है देन अल्कोहल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड्स हो या फिर कीटोन्स। ठीक है, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और द कंपाउंड्स which produces such units on hydrolysis। हाइड्रोलिसिस बहुत बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद, ठीक है, इस टाइप का मिले, अगर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी मिले, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते जाओ। चलिए यस अब सर। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एक होता है आपका शुगर कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या होता है, एक शुगर होता है और एक नॉन शुगर होता है। तो शुगर को ऐसे कह लेते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होता है, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता वो नॉन शुगर हो जाता है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which are sweet in taste are called sugars। इसे क्या कहते हैं हम लोग शुगर्स कहते हैं। उसके बाद अपने पास आ जाएगा यहाँ पे मोस्ट कॉमन शुगर जो यूज होता है वो क्या होता है, सुक्रोज होता है आपका। द मोस्ट कॉमन sugar used in our home is named as common sugar। उससे क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ कॉमन शुगर कह सकते हैं। used in our home, the most common sugar used in our home is named as sucrose। sucrose, sucrose का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, C12H22O11। whereas the sugar present in मिल्क, मिल्क वाले शुगर को क्या कहते हैं, इज नोन एज लैक्टोज। जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो गया, विच टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो ये लैक्टोज वाला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यस ओके, सर। चलिए अब यहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सक्षम आ गया, सक्षम, हेलो। हाँ सक्षम, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ सक्षम, एम आई ऑडिबल? अभिनव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यस यस। यस। ओके, तो सक्षम आपका बायोमोलिक्यूल्स रह गया था ना? जी सर। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, पहले समझा देता हूँ उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पर नोट्स सर में थोड़ा लिखिए। लेट हो गया। हाँ, आप देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले बात आती है अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स की। तो स्टार्टिंग में इसको ऐसे डिफाइन किया गया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कोई भी कार्बन का कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड हो उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, CxH2O का होल वाइट। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें देखा गया आपको कुछ टाइम बाद कि जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। एज फॉर एग्जांपल C6H12O6 को C6H2O का होल 6 लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, वो भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन में मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज C2H4O2 और C2H2O का होल ट्वाइस, वी कैन राइट इट एज C2H2O का होल ट्वाइस। यस सर।
बट ये CH3COOH जो होता है ये एसिटिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एंड में एक और डेफिनेशन बनाया गया है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चल ले लिया। चलिए, अब देखिए जैसे कि रैमनोज को ले लेते हैं। रैमनोज जो होता है वो होता है C6H12O5। ठीक है, और ये जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता, बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डजंट फिट इन जनरल फार्मूला। तो एट लास्ट जो डेफिनेशन बताया गया कार्बोहाइड्रेट का, उसको ऐसे बोलते हैं कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड जिसमें या तो कीटोनिक ग्रुप हो, कीटोन का ग्रुप हो, और एल्डिहाइड का ग्रुप हो, और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2-4 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो यहाँ पे एट लास्ट डेफिनेशन जो आया आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हो उसके साथ और कीटोन्स। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट like the compounds which produces such units like polyhydroxy with aldehydes or ketones on hydrolysis, उसे हम लोग क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आता है कि यही छोटी सी डेफिनेशन है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट इज कॉल्ड सुगर्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन सुगर जो हमारे घर में यूज होता है उसको सुक्रोज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। और मिल्क में जो प्रेजेंट होता है सुगर, उसको लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, क्लासिफिकेशन आता है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग बेस पे होता है और अलग अलग तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास लिखेंगे क्लासिफिकेशन, टॉपिक डालेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा अपने पास बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला किस किस बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हाइड्रोलिसिस पे करते हैं ना, तो एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड, अभिनव याद है आपको। फिर आता है yes, आपके पास ओलिगोसेकेराइड्स, वेरी गुड, ओलिगोसेकेराइड्स। एंड देन आता है आपके पास पॉलीसेकेराइड्स। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब 1। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स हैं, जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूटेंगे, सिंपलर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाएंगे, उनको कहते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, डज नॉट हाइड्रोलाइज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स दैट डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर एज फॉर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। एज फॉर एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया। इन सब के बारे में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके जो होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। उसके बाद बात आती है आपके पास ऑलिगोसेक्राइड्स की। तो ऑलिगोसेक्राइड्स बेसिकली वो सेक्राइड्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 to 10 यूनिट्स दे। 2 to 10 यूनिट्स दे का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोलाइज करिएगा या तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे ही 10 पार्ट तक डिवाइड होगा, तो उसे ऑलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख देंगे, प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। मतलब एकदम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाए ताकि वो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो पाए। ठीक है, मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे, ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल, 2 एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, 2 to 10 यूनिट्स, तो हम सबसे पहले हम डायासेक्राइड्स का ले लेते हैं, डायासेक्राइड्स। ठीक है, सेकेराइड्स। ठीक है, डायासेक्राइड्स का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट्स। एज फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका सुक्रोज हो गया, जो डाइसेक्राइड होता है, हाइड्रोलाइज करने पे 2 पार्ट देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा माल्टोज, माल्टोज भी क्या होता है आपके पास, 2 देता है। और फिर आ जाएगा आपके पास लैक्टोज, ये भी 2 देता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैं इसी का एग्जाम्पल और ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए ट्राइसेक्राइड की बात करें,
ठीक है। ट्राइसेक्राइड भी किसी में आएगा, किस में आएगा, ओलिगोसेक्राइड में आएगा। ट्राइसेक्राइड्स का मतलब कितने यूनिट्स हो गए, 3 यूनिट्स हो गए। और इसका एग्जांपल सीधे सीधे एक लिख लीजिएगा आप, रैफिनोज। क्या लिख लेंगे, रैफिनोज। पॉलीसेक्राइड्स को नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। रैफिनोज से पता ही चलना चाहिए आपको, ये 3 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस देता है, और 3 यूनिट जो देगा बेसिकली वो मोनोसेक्राइड्स होंगे जो विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। सक्षम हो जाए तो बताइएगा। डन सर। डन। अभिनव। डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब ही क्या होता है, मेनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे सिंपलर यूनिट यानी मोनोसेक्राइड्स देता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स which produce a large number of monosaccharides, a large number of monosaccharides units on hydrolysis are called polysaccharides, सेक्राइड्स। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसेक्राइड्स। बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स देता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल ये स्टार्च हो गया, स्टार्च का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो पता चल जाएगा, देखते ही एन टाइम्स जाता है तो बहुत सारा देगा, ठीक है। फिर आपके पास सेल्यूलोज आ जाएगा, सेल्यूलोज के बाद आपके पास आ जाएगा ग्लाइकोजेन आ जाएगा, ग्लाइकोजेन के बाद आ जाएगा आपके पास गम्स आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि दिस आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड्स जितने भी होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, एंड हेंस they are also called नॉन शुगर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नॉन शुगर्स। डन। चलिए, डन। वेरी गुड। तो देखिए इसके एग्जांपल्स ध्यान में रहना चाहिए। अभी जो सीबीएसई ने 20 रिलीज किया डेट शीट, मतलब सॉरी सैंपल पेपर, तो उसमें देखिएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो या डाई और पॉलीसेक्राइड्स की बात किया था। तो उसमें ग्लाइकोजेन, पॉलीसेक्राइड्स ही था, ग्लाइकोजेन भी था, लैक्टोज भी था, सुक्रोज भी था, ग्लूकोज भी था। तो आवर आंसर विल बी ग्लाइकोजेन। चलिए अब देखिए क्लासिफिकेशन जो करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग पे करेंगे, तो ये पूरा वो पूरा आपके रिएजेंट मतलब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सबसे पहला आ जाएगा ये किस बेस पे, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सीधी सी बात है, अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, जो रिड्यूस नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसिंग और यहाँ लिख देता हूँ मैं नॉन रिड्यूसिंग। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, रिड्यूसिंग बेसिकली कौन, अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा, लाइक रिड्यूसिंग इफ रिड्यूसेज इफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विच रिड्यूसेज, या तो ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया, नाम सुना आप लोगों ने, फेलिंग्स रिएजेंट हो गया, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास थर्ड में बेनेडिक्ट रिएजेंट। अगर इस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट तो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डोंट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट TR, ठीक है, FR फेलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट BR, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेंगे हम जो बेसिकली रिड्यूस करता है, ठीक है,
पहले वाले में मोनो की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स है जो कि रिड्यूस करता है। मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज हो गया आपका, ठीक है, फ्रुक्टोज भी इसको करता है रिड्यूस, गैलेक्टोज भी हो गया, एक्सेट्रा। और इसी का एग्जांपल दूसरा ले लेंगे हम डाइसेक्राइड्स में, ठीक है, डाइसेक्राइड्स लाइक माल्टोज, लेक्टोज, एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल ले लेंगे हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी इन सारे टेस्ट को वो रिड्यूस नहीं करता, इन सारे रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, वो क्या होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, लिस्ट बना के याद करिए। डन सर। वेरी गुड। चलिए अभिनव, हो गया सर। चलिए अब यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले देखिए टॉलरेंस रिएजेंट की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की मतलब ये हो गया कि AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है Ag+1 में होता है, तो और भी एजी के जो एजी के कंपाउंड्स होते हैं जो +1 में होते हैं वो भी अगर रिड्यूस कर रहा है तो उसको भी टॉलरेंस रिएजेंट और टॉलरेंस टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और Ag2O हो गया, ठीक है, Ag2O में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +1 होगा और डायरेक्ट Ag+ हो गया। और आपके पास और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में AgNH3 का होल ट्वाइस एंड देन OH, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट होंगे। तो होता क्या है बेसिकली, ठीक है, इस पे फोकस करिएगा। जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स आपने डाला तो कार्बोहाइड्रेट्स का हो जाता है ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और आपका जो Ag+ है हर जगह क्या है प्लस है, टॉलरेंस रिएजेंट में हर जगह Ag क्या है प्लस में है, तो इसका होगा रिडक्शन, तो ये बन जाएगा Ag और ये बन जाएगा आपका PPT, ठीक है, क्या बन जाएगा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और इसको कहेंगे हम लोग सिल्वर मिरर। तो ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में से इसका रिडक्शन होकर Ag0 में चला जाता है, PPT बन जाता है। तो कोई कार्बोहाइड्रेट आपने यूज किया और ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव है, यानी वो रिड्यूसिंग शुगर है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपको पता है कि CHO में रहता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप तो रहेगा ही या फिर कीटोनिक ग्रुप रहेगा, ठीक है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। तो जैसे इसमें आपने डाला तो ये किसमें या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, तो ये सीधे सीधे किस में जाएगा COOH में जाएगा कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। जैसे सपोज एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अभिनव, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के टर्म में नहीं होता है, यहाँ एग्जिस्ट करता है COO- के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो NH4OH होता है उसकी वजह से H+ निकल जाता है और ये इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डाला, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का होगा ऑक्सीडेशन और जो आपका सिल्वर वाला है वो बन जाएगा PPT बन के निकलेगा। और PPT कैसे बन के निकलेगा, जब इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो 0 में चला जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिडक्शन हो रहा है, तो यानी टेस्ट पॉजिटिव है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसे लिख लीजिए, ये सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है।
Done. वेरी गुड। Done. चलो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरा वाला टेस्ट आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलिंग्स टेस्ट कहते हैं। और फैलिंग्स टेस्ट और आपका फैलिंग्स रिएजेंट, बेसिकली फैलिंग्स और बेनेडिक्ट सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फैलिंग्स में क्या होता है, हम लेते हैं दो कंटेनर ले लीजिए या फिर दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, फैलिंग ए प्लस फैलिंग बी। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि फैलिंग ए में, मतलब कि कंटेनर ए या फिर टेस्ट ट्यूब ए में आपको एक्वस CuSO4 डालना है। एक्वस CuSO4 डालेंगे, Cu किस में होगा, +2 में होगा, ठीक है। एक्वस डालते ही मतलब CuSO4 को एक्वस में मिलाना है, तो ये सीधे सीधे एक हाइड्रेट बन जाएगा, CuSO4.5H2O बन जाएगा कि नहीं। ये इसमें एग्जिस्ट करता है ना, Yes, sir. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जिसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। यहाँ पे सवाल ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू विट्रियोल। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्लास 10th में भी आप लोगों को याद दिलाया करवाया गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि फैलिंग टेस्ट बी की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए फैलिंग बी में हम लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, टार्टरेट। ये बस मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, टार्टरेट। टार्टरेट तो सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोसेल सॉल्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोसेल सॉल्ट। ये भी ध्यान में रखना है, रोसेल सॉल्ट्स का फॉर्मूला क्या है। तो रोसेल सॉल्ट्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ देखिए सोडियम के साथ ONA आ जाता है, ठीक है। नीचे आएगा आपके पास CHOH, ठीक है, 2 टाइम्स आएगा CHOH, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा C+O, इसी को क्या कहते हैं हम, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि वही आप लेंगे, सीधे सीधे क्या लेंगे, या तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स लिया आपने और कार्बोहाइड्रेट्स को इन दोनों टेस्ट में मिला दिया, ठीक है, या फिर दोनों को मिक्स करना है एक में, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा फिर से ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे Cu किस में है, +2 में है, तो ये किस में चला जाएगा, Cu2O में चला जाएगा, +1 में, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर है। और ये जो होगा आपका यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन PPT। और यहाँ भी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करेगा, COO- में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में। So it's too easy. Done, sir. Done. चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, बेनेडिक्ट्स आ जाता है, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट इज जस्ट लाइक इससे पहले वाला रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे लेते हैं मिक्सचर ऑफ aqueous NaOH, aqueous NaOH, सॉरी aqueous CuSO4, मिक्सचर ऑफ aqueous CuSO4 और प्लस ले लेते हैं सोडियम साइट्रेट। क्या ले लेते हैं, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिएक्शन, तो यहाँ पे aqueous CuSO4 जो होगा आपका, वो फिर से किस फॉर्म में होगा, CuSO4.5H2O के फॉर्म में होगा, जिसका नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या आएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे डालेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और Cu+2 जो है वो फिर से Cu2O में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे ये रेड्यूस हो गया, ठीक है, PPT बन गया, तो इसका फिर से रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है।
और सोडियम साइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है आपका Na3C6H5O7, ये होता है सोडियम साइट्रेट। डन सर। वेरी गुड अभिनव। डन। ठीक है, अब देखिए फिर लास्ट वाला क्लासिफिकेशन आ जाता है आपके पास। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, लास्ट वाला क्लासिफिकेशन जो होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। ये सबसे आसान होता है, बेस्ड ऑन, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन यानी सी एटम्स अगर 3 हो, ठीक है, तो एल्डिहाइड का क्या नाम होगा और कीटो का क्या नाम होगा। तो सीधी सी बात है, अगर 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, एल्डो आएगा अगर एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें, और फिर आ जाएगा ट्राईओज। ठीक है, कीटोन ग्रुप है तो यहाँ आ जाएगा कीटो और फिर आ जाएगा ट्राईओज। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या हो जाएगा, पहले तो आएगा एल्डो और फिर टेट्रोज, क्या हो जाएगा, टेट्रोज, टेट्राओज का टेट्रोज हो जाएगा, फिर कीटोट्रोज। ठीक है, कीटोट्रोज, फिर 5 अगर आ गया तो एल्डो पेंटोज। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटो पेंटोज। ठीक है 6 आ गया तो इसका नाम क्या होगा, सक्षम, एल्डो हेक्सोज। ठीक है, और यहाँ पे अगर 6 आ गया तो इसका नाम क्या होगा, कीटो हेक्सोज। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 आ गया तो इसका नाम क्या होगा, एल्डो हेप्टोज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कीटो हेप्टोज। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप बढ़ाते जाते, यस। लिख लीजिए। डन डन, लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? सर लिखा। वेरी गुड, फिर तो बहुत तेज लिखते हैं आप लोग, दैट्स गुड। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, किसका हम पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला आ जाता है फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुक्रोज का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको पता है कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, और इसको सिंपली हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो यहाँ पे आपका जो होगा H2O। ठीक है, H2O को मैं लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, किस में जाएगा, C6H12O6, और एक हो जाएगा C6H12O6। दोनों का सेम फॉर्मूला है, तो दोनों का नाम डिफरेंस क्यों है, अगर नेमिंग दूसरा आता है यानी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सक्षम? अभिनव, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इज देयर एनी सर डिफरेंस? स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर बस अलग होता है, नाम अगर, स्ट्रक्चर कैसा भी हो, अगर नाम सेम आ जाए, जैसे सपोज मैं इसको ऐसे 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 लिख दिया, ठीक है, और ऐसे 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 लिख दिया, दोनों का नाम सेम आएगा? यस। स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है ना आपको एटलीस्ट? यस सर। अगर नेम सेम आ गया तो इसका मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड, नेम सेम आ गया तो आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे ना, और नेम डिफरेंट आता है यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट कंपाउंड। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। ठीक है, जैसे सपोज अपने पास ऐसा कुछ है,
ठीक है, ये है आपका ब्यूटेन। अब मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन का नाम, कार्बन का सेम ही है, इसका भी C4H10 होगा और इसका भी C4H10 होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। नेमिंग यहाँ अलग हो गया, ब्यूटेन हो गया और ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जब भी नाम अलग हो ना, तो यानी कंपाउंड ही डिफरेंट है, ठीक है। सेम फैमिली मेंबर का हो सकता है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है कि नहीं। अगर रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे Cl2 वाला रिएक्शन, Cl यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसमें भी यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है कि नहीं एक तरीके से। यस सर। तो बेसिकली होता क्या है ना, कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में आपके पास ठीक है, देखिए ये इतना तो पता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, और ये फ्रुक्टोज में ना कीटोन ग्रुप होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब कीटोन ग्रुप आ गया, कीटोन तो एकदम ही अलग हो गया और एल्डिहाइड अलग हो गया, तो दोनों का प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे कि नहीं। यस सर। अभिनव, इज दैट क्लियर। यस सर। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि अगर बायोमोलिक्यूल्स खुला होगा आपने, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, ठीक है, लास्ट में CH2OH हो जाता है, इधर OH होता है, फिर H होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे OH होता है, फिर यहाँ पे OH होता है, इधर H होता है, इधर H होता है, यहाँ OH होता है, इधर H होता है। यहाँ पे जब फ्रुक्टोज की बात करते हैं ना, तो फ्रुक्टोज में क्या होता है कि यहाँ पे होता है आपके पास CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O आता है और फिर ऐसे 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 बनता है। तो ये कीटोनिक ग्रुप होता है इसमें, फ्रुक्टोज में, और यहाँ पे होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो इसका तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ये है आपके पास सुक्रोज, और सुक्रोज को जब हमने किया तो यहाँ पे एक मोनोसेक्राइड ये दे दिया, ठीक है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और दूसरा मोनोसेक्राइड ये दे दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, जरा देखिए। आप बोलेंगे कि C12H22O11 में अगर आप देखेंगे तो कार्बन 6 है, तो सॉरी कार्बन, देयर इज 12 कार्बन, तो हेयर 6 एंड हेयर 6, कार्बन इज इक्वल। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन 22 है तो इधर 11 और इधर 11 होना चाहिए कि नहीं। सक्षम। यस यस सर। सर। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है ना, H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो 24 हो गया, तो 12 इधर 12 इधर, और एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 12 हो गया, तो 6 इधर 6 इधर, ठीक है, बात खत्म। जी सर। अब देखिए बात कहाँ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि देखा गया C12H22O11 जो होता है ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद है जब हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था, यस सर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से डिनोट किया जाता है। एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एंजाइम वगैरह का नाम सुना आप लोगों ने, एंजाइम एज अ रिएजेंट यस। यूज होता है, ठीक है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी है कि यहाँ पे जो C6H12O6 होता है ना आपका, ये होता है आपका डेक्स्ट्रो, ठीक है, तो पॉजिटिव, और ये होता है आपका लीवो, तो ये होता है नेगेटिव। लेकिन होता ये है कि ये जो डेक्स्ट्रो होता है ना, इसका एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सुक्रोज को तोड़ के जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करते हैं तो ये प्लस में 52 के आसपास होता है और 50 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब फ्रुक्टोज को देखा गया ना, तो ये नेगेटिव में बहुत ज्यादा होता है, 90 के आसपास होता है, या 92 ले लीजिए, जस्ट से 90 और 92 ठीक है। तो ये ओवरऑल रोटेशन देखेंगे, लिवो का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड को राइट साइड में क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ देखा गया कि यहाँ पे क्लॉकवाइज में जरा सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज में बहुत ज्यादा रोटेशन है, जिसकी वजह से नेट रोटेशन अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा कि नहीं, एल होगा कि नहीं, ये बताइए। सक्षम, अभिनव। यस सर। यस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट जो है प्लस में है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ओवरऑल रोटेशन जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये नेगेटिव में है, लेवो में है, लेवो रोटेटरी, यानी इन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इंजाइम लिखे रहते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इन्वर्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, इन्वर्टेज। इन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, इधर
क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया नेट रोटेशन। समझ में आई बात? या फिर इसको हम लोग कह देते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, कह सकते हैं ना। ये सुक्रोज क्या है, केन सुगर ही तो है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर भी कह देंगे। ओके। चलिए इसे लिख लीजिए। इसमें कोई भी डाउट हो साथ साथ क्लियर करते जाइएगा। डन। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रिपरेशन है वो पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है ना वो पॉलीमर टाइप का होता है, एन रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं C6H10O5 का होल n। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी वही करेंगे, C6H10O5 का होल n को फिर से हमने हाइड्रोलाइज किया। ठीक है, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या हो गया, H3O पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया हमने, तो हाइड्रोलाइसिस करते ही अपने पास क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा n टाइम्स C6H12O6। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही दिमाग लगाइएगा, अगर ये समझ में ना आया रिएक्शन तो यहाँ पे H2 ऐड करिए, यहाँ पे O, तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये n टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। यस। यस चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज इज ऑल्सो called as dextrose, D और प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है किस टाइप से होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो सबसे टॉप पे एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद ठीक है स्टार्टिंग वाले पे OH एंड देन हेयर OH। ठीक है, इसके अपोजिट में चले जाइएगा, अब H इधर और फिर OH इधर। फिर यहाँ पे क्या करना है, दोनों राइट साइड में ही, लास्ट में दोनों राइट साइड में ही OH लगेगा, तो इधर H लगेगा, इधर H लगेगा, और नीचे आ जाएगा CH2OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, 12 होगा, ऑक्सीजन 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट हियर, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन। हो गया, सर 4। यस 4 होगा। कायरल कार्बन याद है? सर जिसमें दो सेम होते हैं वो कायरल होता है ना। नहीं, जिसमें चारों डिफरेंट होते हैं। कायरल का मतलब क्या होता है,
कायरल का मतलब ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। जब sp3 कार्बन होगा तो सारा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि CHO में क्या लगेगा, C डबल बॉन्ड OH, और डबल बॉन्ड कार्बन जब भी बनाएगा sp2 हो जाएगा, तो ये तो है नहीं। अब इस पे आइए जरा, इस पे जब हम लोग आएंगे तो ऊपर एक अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, नीचे पूरा अलग ग्रुप, तो एक कायरल कार्बन यहाँ आएंगे, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये ऊपर अलग ग्रुप और नीचे पूरा अलग ग्रुप, ये भी कायरल हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, फिर ये नीचे पूरा अलग ग्रुप और ऊपर पूरा अलग ग्रुप। ठीक है, इस कार्बन के लिए ये कायरल हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे OH, HCH2OH और पूरा ये ऊपर अलग ग्रुप, तो फोर फोर कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए अभिनव, डन। अब देखिए हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग चीजों से करके देखेंगे कि अपने पास ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे पहला आता है ना वो होता है रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN की बात करते हैं, हाइड्रोजन सेनाइड। रिएक्शन विद HCN की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अपने पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि या तो ग्लूकोज है या फिर एल्डी सॉरी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। ठीक है, तो HCN जो होता है हाइड्रोजन सेनाइड, वो अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है, ये पॉइंट लिखते जाइएगा। जब हम कार्बोनिल एल्डिहाइड कंप्लीट करेंगे तो उसमें सब कुछ समझ में आते जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ। अल्कोहल डोंट रिएक्ट विद HCN, HCN के साथ रिएक्ट नहीं करता अल्कोहल। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे CHO एंड देन OH, और हेयर इट विल बी H एंड देन H एंड देन OH। फिर ये ऐसे कर लेंगे OH एंड देन H एंड देन यहाँ पे फिर से अपने पास OH एंड देन H, और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH2OH। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये रिएक्शन करता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि CN जो होगा नेगेटिव इधर आएगा और पॉजिटिव इधर आएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। अब हमें करना क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव को मिला दिया, तो यहाँ बना क्या, C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये दो बॉन्ड था ही, और ये जब इससे कनेक्ट होगा तो CN, ऐसा बॉन्ड बनेगा कि नहीं, बताइए। इसको हम लोग कहते हैं सियानोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, सियानोहाइड्रीन। इज दैट क्लियर? यस अब देखिए यहाँ पे मैंने कीटोन का किया है, बस मैं कीटोन का ही करते चलूंगा। अगर एल्डिहाइड होता तो आप खुद ही सोचिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H होता बस, और ये खुला होता है, इसी को तो कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और ये HCN से रिएक्ट करता, तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन किसको अटैक करता, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनता है, OH तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे बस H हो जाता है, ये ऐसे और ये CN। समझ रहे हैं आप, ये साइनोहाइड्रीन ये भी है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे HCN से, तो HCN से जब रिएक्शन कराने चले हम लोग, तो HCN ये रहा आपके पास HCN। ठीक है, और यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं CHO को थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे, तो C डबल बॉन्ड O एंड देन हेयर इट इज H। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, देन इट विल अटैक हेयर एंड इट विल अटैक हेयर, एंड व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखेंगे हम, CO के साथ H जाएगा, एक बॉन्ड तो H ऐसे ही था। ठीक है, एंड देन ये C प्लस CN जो होगा वो CN बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, CN बना लेगा, तो ये CN हो गया, बाकी नीचे वाला सब सेम। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, नीचे वाला OH दोनों एक साइड में होगा, ये रहा OH OH, एंड देन यहाँ पे CH2OH, एंड देन यहाँ पे H, एंड देन यहाँ पे H। आई होप ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यस सर। बस नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है और करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कायरल कार्बन निकालना है। ठीक है, एंड देन कायरल कार्बन यहाँ पे तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकालिएगा कायरल कार्बन। यहाँ पे तो 4 होगा, हमने पिछले स्लाइड में किया है।
डन। सर 5 very- पांच कायरल कार्बन होगा। वेरी गुड, आंसर इज वेरी गुड, राइट। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम आ गया है। बताइए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद H2 एंड रिएक्शन विद H2 स्लैश रेड फॉस्फोरस। ये देखिए, ये जो होता है ना, इसी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो LiAlH4 के बारे में हमने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में जो मैंने बताया था, ठीक है, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने क्या बोला था, बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, उससे ज्यादा होता है ये। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रिड्यूस कैसे करना है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं आप, हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, होगा कि नहीं। यस सर। तो जब भी हम ये डालते हैं ना, तो सामने वाले को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या आता है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अब कैसे कैसे रिड्यूस करता है। अगर अल्कोहल में अगर आपने इसे डाला तो भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर करके लिखता हूँ। ठीक है, अगर अल्कोहल में डाला आपने तो भी रिड्यूस करेगा। अगर सी है आपके पास, डबल बॉन्ड ओ है, इस तरीके से तो भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर आपने सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच है, एल्डिहाइड है, तो भी रिड्यूस करेगा। इन केस अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच इस टाइप से है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भी ये रिड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब रिडक्शन होता कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, जो भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा वो टूटेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना बन गया H2O, बन रहा है कि नहीं। यस। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RH, यानी ये अल्कोहल को सीधे रिड्यूस करके अल्केन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए, जरा ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा। अब जरा खुद ही देखिए, ये H2O फिर से बन गया, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, सक्षम अभिनव। यस सर। अब वो यहाँ फिर पे से देखिए, अल्केन। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हो जाएगा और H2 हो जाएगा, फिर से एल्केन बन गया। फिर से अपने पास क्या है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, H इधर, H इधर, फिर से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, H इधर, H इधर। आपको दोबारा H2O दिख रहा है कहीं, ये रहा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब अपने पास क्या बना, H, ये ऐसे, और H2 यानी RCH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एक H ऊपर, एक H नीचे, ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर, एक और बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर, एक H इधर। अब देखिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहे हैं, एक H2O ये, एक H2O ये। तो नया प्रोडक्ट क्या बना, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सोचिए कितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कि सीधे सीधे अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सीधे एल्केन में बना रहा है कि नहीं। यस। ठीक है, जबकि LiAlH4 जो होता है ना, LiAlH4 डज नॉट रिड्यूस अल्कोहल्स, बट क्या नाम है इसका, H2 स्लैश रेड फॉस्फोरस डज, या डू। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं अभिनव। यस सर। अब देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो ये CH डबल बॉन्ड O को मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम OH एंड देन H। ठीक है, फिर से यहाँ पे कर देंगे H एंड देन OH। ठीक है, फिर अपने पास आ जाएगा OH एंड देन H। ठीक है, फिर से अपने पास आ जाएगा OH एंड देन H, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH2OH आ जाएगा। अब बस वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट लिखाऊंगा मैं, ठीक है, एक दिखाऊंगा, देखते जाइएगा। HI और रेड फॉस्फोरस डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा, एक H इधर, एक H इधर, दूसरा बॉन्ड टूटा, एक H इधर, एक H इधर। ठीक है, H2O निकलता हुआ दिख रहा है। यस। अब देखिए, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो H इधर, H इधर, और फिर नीचे वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले पे पहुंचे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे तो एक H इधर, एक H इधर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये H2O बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे कार्बन है, कौन सा है, ये कार्बन, और ये वाला हाइड्रोजन जो है
इसके साथ H, इसके साथ H, ठीक है। सिमिलरली अब इधर तोड़ेंगे, H इधर, H इधर, फिर से H2O बाहर निकलेगा। तो इस कार्बन की बात करते हैं तो राइट में एक हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। फिर से आ जाएंगे, H2O बाहर निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, H एंड देन H, ठीक है। फिर से यहाँ आ जाएंगे हम लोग, एक H इधर, एक H इधर, और ये हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH, ठीक है। और यहाँ पे H, अब यहाँ पे फिर से हमने तोड़ दिया तो H इधर, H इधर, ये H2O बाहर निकलेगा तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। काउंट करिए जरा, क्या ये N हेक्सेन बन गया? देखिए 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स ये सीधे सीधे N हेक्सेन देगा कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 N हेक्सेन दे दिया कि नहीं? इधर जितना भी था कार्बोक्सिलिक एसिड था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, अल्कोहल था, उससे एल्केन बन रहा था। तो सिक्स मेंबर्ड कार्बन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी एल्केन बन के हेक्सेन देगा। Yes. चलिए लिख लीजिए इसे जरा। Done. सक्षम? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सॉरी, रिएक्शन विद NH2OH। रिएक्शन विद NH2OH की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाता है ना कि NH2OH से रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से है। और NH2OH का जो नाम होता है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये इस NH2OH को ना मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? H2NOH लिख सकता हूं मैं? बताइए, कोई प्रॉब्लम ऐसे लिख दिया तो? No, sir. अब बस यहाँ से H2O निकाल देना है। H2O निकाला हमने, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, और ये बॉन्ड खाली। अगर एल्डिहाइड होगा तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजन। और ये वाला भी रिएक्शन हमें एल्डिहाइड में ही पढ़ना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर से एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, CHO, ठीक है, एंड देन OH H, ठीक है। फिर यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन करने चलते हैं हम लोग NH2OH से, ठीक है, तो फॉर इजी, ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ H2NOH, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, H2O बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा OH H, ठीक है। फिर HOH, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, OH H, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH H, तो फिर यहाँ आ जाएगा CH2OH। और इसका नाम हो जाएगा आपका ग्लूकोज ऑक्सीन। चूंकि ऑक्सीन ग्रुप है तो इसका नाम होता है, ग्लाइकोज लिख दिया गलती से मैं, इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीन। ग्लूकोज ऑक्सीन। बहुत आसान है कि नहीं अभिनव? Yes, sir. आसान है ना, इजी है? Yes, sir.
हो गया। डन। Done. अभिनव। डन। चलिए ये चौथा रिएक्शन देखते हैं। तो ये होता है रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड। हमने अल्कोहल पढ़ा है ना, तो उसमें आप लोगों को स्टरीफिकेशन के लिए मैंने लिखा था कि जब अल्कोहल या फेनॉल असाइल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड एनाहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो एस्टर देता है कि नहीं, यही बताया था ना। Yes. तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला प्रोसेस जो होता है वो स्टरीफिकेशन होता है। ठीक है, अब स्टरीफिकेशन कैसे होगा, एसिटिक एनाहाइड्राइड का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एनाहाइड्राइड है। मैं इस वाले पार्ट को AC ले लेता हूँ और ये हो जाएगा O, एंड इस वाले पार्ट को फिर से AC, तो ये ऐसे हो जाएगा ACOAC हो जाएगा कि नहीं। अगर अल्कोहल है, ठीक है, वो उससे तो आपका अल्कोहल ही रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता है। स्टरीफिकेशन में क्या होता है आपका, अल्कोहल या फिर फेनॉल रिएक्ट करता है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर ये कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड OR से। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है ना, 1 मिनट रुक जाइए, 2 डबल बॉन्ड अनाहाइड्राइड से या फिर असाइल हैलाइड से, इन सब से रिएक्ट करके ईस्टर देता है। तो ठीक है, और डबल बॉन्ड से मतलब एल्डिहाइड से नहीं देता, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ROH से जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग ACOAC, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव आएगा कि नहीं OH में। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन पे एक पे नेगेटिव लेते हैं तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी O वाले के पास क्या जाएगा, AC जाएगा। और ये किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मतलब बनेगा क्या, एक तरीके से कि ROAC बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ACOH बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। और ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। Yes. थोड़ा सा प्रोसेस करिए, ऐसी ये लिया आपने और इसमें OH जुड़ गया, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका AC और इसमें OH डाल दूंगा तो ये एसिटिक एसिड ही तो होगा। अभिनव, यस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। यस सर। चलिए, जहाँ भी समझ में ना आया बोल दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, देन नीचे में राइट हैंड साइड पे ही दोनों आएगा, OH एंड देन CH2OH। ठीक है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। अब देखिए एक अल्कोहल के लिए ठीक है, एक अल्कोहल के लिए AC2O की जरूरत है कि नहीं, एक अल्कोहल से रिएक्ट करने के लिए AC2O की जरूरत है कि नहीं। है सर। तो बस यहाँ पे अल्कोहल कितना अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 अल्कोहल है तो ये 5 अल्कोहल से रिएक्ट कराएगा, 5AC2O से रिएक्ट करेगा और यहाँ बनेगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए CH2, OH के जगह क्या आ जाएगा, OH के जगह क्या आएगा, OAC। OH के जगह क्या आ जाएगा अपने पास, OAC. आ जाएगा, फिर से यहाँ पे OAC आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OAC आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OAC आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OAC आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, इजीली हो जाएगा। ये मैंने बेसिक रिएक्शन भी बता दिया आपको, और इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। डन सर। वेरी गुड।
डन। अभी सक्षम। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग कहाँ चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं हम लोग फिफ्थ रिएक्शन पे, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन विथ Br2 प्लस वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर। और ये जो होता है ना आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इट ओनली ऑक्सीडाइजेस, और यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजेस ओनली। यहाँ पे CHO को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। कीटोन को कर सकता है लेकिन अल्कोहल को नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे CHO, और उसके बाद लिखेंगे OH H H OH, देन OH एंड देन OH H, और यहाँ आ जाएगा CH2H, और यहाँ पे डाल दिया हमने Br2 प्लस वाटर यानी H2। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, ये सब ऐसे ही रह जाएंगे क्योंकि इनको नहीं कर सकता, इतना पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये COOH हो गया, ये OH H, ठीक है, HOH, फिर यहाँ OH H, फिर यहाँ पे OH H, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2H। ठीक है, इसका जो नाम होता है बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, और दूसरा नाम जो होता है एल्डोनिक एसिड भी कहते हैं इसको, एल्डोनिक एसिड। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये एक पॉइंट गलत बोल दिया था मैं, बस इसमें बस ये एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ओनली ऑक्सीडाइजेस CHO बट नॉट कीटोन। एक तरीके से वी कैन कंसिडर इट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Done. Sir. अभिनव, डन। चलिए अब सिक्स्थ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसमें भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैसे ऑक्सीडेशन होगा? एल्डिहाइड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल भी इसमें क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीडेशन के रेट होते हैं वो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा, ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल का बहुत कम होगा। ठीक है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक टर्मिनल होता है, लास्ट में ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, हम सीधे सीधे CHO को लेते हैं, और यहाँ पे OH H H OH, देन OH H, एंड यहाँ पे OH H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, और ये आ जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली इसी को बस करेगा। ठीक है, तो COOH। ठीक है, COOH किया। ठीक है, और चूंकि ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये सब नहीं होंगे, है कि नहीं, और नीचे वाला हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये OH होगा, ये H होगा, यहाँ पे हो जाएगा H OH, यहाँ पे हो जाएगा OH H, यहाँ पे हो जाएगा OH H, एंड देन नीचे वाला भी हो जाएगा COOH। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकैरिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड, और सैक्रिक एसिड भी कहते हैं इसे, सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज से भी ग्लूकैरिक या सैक्रिक एसिड बना सकते हैं, या फिर ग्लूकोनिक एसिड से भी। अब ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड याद है क्या होता है?
ग्लूकोनिक एसिड इससे पहले पढ़े थे नाम लोग जस्ट, ये रहा ग्लूकोनिक एसिड, ये रहा। सर ब्रोमीन वाटर। हाँ ब्रोमीन वाटर। हो जाए तो बताइएगा। डन। तो डन। वेरी गुड। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आपने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। ग्लूकोज का कैसा फॉर्मूला होता है, CHO होता है, और नीचे जाके सीधे सीधे CH2OH लग जाता है, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसमें ये डाला है तो ये सीधे सीधे ग्लूकारिक एसिड दे देगा कि नहीं, या फिर सैक्रिक एसिड भी जिसे हम लोग कहते हैं, सैक्रिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है, COOH, और नीचे भी सीधे सीधे क्या लग जाएगा, COOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ग्लूकोनिक एसिड में अगर हमने डाल दिया, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है भाई, ग्लूकोनिक एसिड बहुत आसान है, ऊपर COOH, ठीक है, बीच में वही सारी ग्रुप और ये OH, और इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तो भी ये यही पार्ट देगा। इज दैट क्लियर? सर चलो लिख लिया आप लोगों ने? डन। वेट। ओके। डन। चलो अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, ये 7th आता है जिससे सवाल हमेशा पूछता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको कहते हैं हम लोग ओसा जोन फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ओसा जोन फॉर्मेशन। अब ये ओसा जोन फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब भी फेनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, अब ये फेनाइल हाइड्राजीन क्या है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हाइड्राजीन जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, हाइड्राजीन, ठीक है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा। NH2 को हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, C डबल बॉन्ड O को, ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं NH2NH को, NH2NH, और यहाँ पे है PH। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फेनाइल हाइड्राजीन, फेनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि फेनाइल लग गया तो फेनाइल हाइड्राजीन। तो सबसे पहले देखिए हम ग्लूकोज वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी जब हाइड्राजीन रिएक्ट करता है या फेनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करता है तो ये ऐसे ही रिएक्ट करता है, H2O बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, C डबल बॉन्ड N सीधे सीधे, और यहाँ पे NH एंड देन PH, ठीक है, और ये बॉन्ड खाली, और इसे कहते हैं हम लोग फेनाइल हाइड्राजोन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेनाइल हाइड्राजोन हो जाता है ये, ठीक है। अब आ जाइए रिएक्शन करने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सीधे सीधे, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, इस साइड आ जाएगा OH, इस साइड आ जाएगा H, और यहाँ पे है आपका CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, PHNH ठीक है, इससे रिएक्शन कराना है फेनाइल हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब मैं सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ H2N NH ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, H2O यहाँ से बाहर निकल दिया। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी आर प्रोडक्ट इज लाइक CH डबल बॉन्ड N NH PH, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास OH, और यहाँ आ जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, और ये अभी भी ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी देखते चलिएगा। अब क्या होगा कि दोबारा से
ठीक है। दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा से रिएक्शन होगा। ठीक है, अब दोबारा से कैसे रिएक्शन होगा तो वो देख लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ पे अपने पास जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया CH डबल बॉन्ड N NH, ठीक है, और PH, और यहाँ बन गया आपके पास सीधे सीधे, ठीक है, OH इस साइड H, ठीक है, फिर यहाँ पे H और यहाँ OH, देन यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये रहा CH2OH। अब जो रिएक्शन कराएंगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये जो होगा आपका रिएक्शन PH NH और ये होगा आपके पास NH2, तो ये ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो बेसिकली इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, जरा ध्यान दीजिएगा सही से, इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे ले जाके ऑक्सीजन छोड़ देगा। ठीक है, तो बस इसी का मैं रिप्रेजेंटेशन, यहाँ C, यहाँ OH, और यहाँ पे फिर से O आ गया, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, H और C के बीच में एक O आ गया, और यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, जरा ध्यान दीजिएगा सही से, यहाँ से ये दोनों पार्ट आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और प्लस H2O बनेगा, यानी यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएगा बेसिकली उस पर फोकस करेंगे हम लोग, तो CH डबल बॉन्ड N NH एंड देन PH, और फिर यहाँ से सीधे सीधे ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, HOH, देन आ जाएगा OHH, देन आ जाएगा अपने पास OHH, एंड देन अपने पास आ जाएगा CH2OH, और इसके साथ क्या क्या बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा PH NH2 प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा। और ये स्टेप जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे डालेंगे PH NH NH2, ठीक है, PHNH NH2 डालेंगे, तो फिर से ये यहाँ पे लिख सकते हैं H2N NHPH लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर से H2O गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो बनेगा CH डबल बॉन्ड N NH PH, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N NH PH, ठीक है, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा H OH, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और फिर यहाँ पे OH, और इधर H, और सबसे नीचे में क्या आ जाएगा, CH2OH, और इसी को हम लोग कहते हैं ओसाजोन। क्या कहते हैं हम लोग, ओसाजोन, और ग्लूकोसाजन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखिए होता क्या है, ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यहाँ पे बेसिकली ओसाजोन का फॉर्मेशन तब होगा जब हम लोग 3 मोल्स ऑफ PHNH NH2 यूज करेंगे, तब होगा आपका ओसाजोन का फॉर्मेशन। तो पहला मोल यहाँ हो गया, फर्स्ट मोल, ठीक है, सेकेंड मोल यहाँ हो जाएगा, और थर्ड मोल यहाँ हो गया कि नहीं, सक्षम yes अभिनव। sir, हाँ, तो थर्ड मोल लेने के बाद जो बनेगा वो ओसाजोन बनेगा। चलिए इसे लिख लीजिए। बाकी के जो रिएक्शंस है कल पढ़ेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें। done।